स्टूडेंट का स्वागत है समीर सर एमसीक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम लोग चल रहे हैं जैक बोर्ड 10th जैक बोर्ड साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विज्ञान का है। इसमें 30 प्रश्न अति महत्वपूर्ण विज्ञान बहुविकल्पीय है, जो 30 नंबर आपको पक्के करेंगे इसमें, जिसके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप पहला पार्ट हम लोग का आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूसरे पार्ट के लिए, पार्ट दूसरा के लिए आप लोग इसमें इस सीरीज में बने हैं, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कुल 30 सवाल को। आइए, पहला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, जिसमें आप लोगों को प्रकाश चैप्टर से जो समतल दर्पण की प्रतिबिंब की विशेषताओं को याद रखना है, जिसमें होता है, इसका होता है तीनों, सीधा होता है, बराबर होता है और आभासी होता है, ठीक ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, इनमें सभी। एक और होता है इसमें, जितने दूरी पर वस्तु को रखेंगे उतना दूरी पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के सामने। दूसरा सवाल है, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, द्वारक, इनमें से कोई नहीं। बताइए, जवाब दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी, जिसको हम लोग बोलते हैं द्वारक। अगला प्रश्न है 3 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताइए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? शून्य, क्या धनात्मक, क्या ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन का फॉर्मूला है। अवतल लेंस का जो आवर्धन निकालेंगे उसके लिए सूत्र बताना है। इसका जो जवाब होता है V/U, अवतल लेंस का आवर्धन होता है V/U। आइए, 5 नंबर सवाल है, इसमें अगला सवाल है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आंख के रंगीन भाग को हम लोग बोलते हैं आइरिस। अगला सवाल है 6 नंबर, नेत्र के गोलार्ध लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? नेत्र का गोलार्ध लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो इसमें निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगला है, प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है ना? 7 रंगों का जो विचलन होता है प्रिज्म द्वारा, जिसके द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है, उसमें किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? अधिकतम, सबसे अधिकतम किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? विचलन बताइए। तो ये होता है बैगनी का। अगला सवाल है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, बहुत सीधा सवाल है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल बहुत सारा पूछा जाता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। अगला सवाल है 9 नंबर है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बहुत सीधा सवाल है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। अब विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? एमीटर। इसको बोलते हैं विद्युत धारा, विद्युत मापने वाले को यंत्र को हम बोलते हैं एमीटर। ठीक है। अगला सवाल है 10 नंबर सवाल है, विद्युत यूनिट, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का माप है, एक यूनिट विद्युत धारा ऊर्जा का माप है, इनमें से कौन सा? बताइए। इसका माप होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अगला सवाल है, आइए 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न में अगला सवाल है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपतन जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान क्या होता है? क्या कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परावर्तित होते रहता है? क्या होता है इनमें से? बताइए। तो लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है, शॉर्ट सर्किट के समय अचानक। अगला सवाल है 12 नंबर है, समीकरण CaCO3 CaO + CO2 किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक तत्व 2 तत्वों में विभाजित हुआ, एक तत्व 2 तत्वों में विभाजित हुआ है, इसको क्या कहेंगे? बताइए, क्या कहेंगे इसको? वियोजन, संयोजन, विस्थापन, प्रतिस्थापन या विस्थापन? बताइए। तो इसको एक तत्व 2 तत्व में टूटा है, तो इसका मतलब होता है वियोजित होना। क्या मतलब होता है इसका? वियोजित होना। अगला, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उदाहरण है। चांदी के ऊपर संक्षारण का, विद्युत गंधिता, उपचयन का, अपचयन का। बताइए। तो इसमें क्या होगा? तो 13 नंबर सवाल का प्रश्न जो है संक्षारण, संक्षारण मतलब ए। अगला प्रश्न है 14 नंबर, जल विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? क्या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, O3 या NO2, N2? बताइए। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है इसमें। अगला, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, कौन सा पदार्थ? बताइए। इसमें क्या अम्ल है, क्षार है, लवण है, इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर, क्षार। अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन सा उत्पन्न होता है? OH-, H+,
H3O, O+, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से H+ आयन उत्पन्न होता है। 17 नंबर सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बहुत सिंपल है, बेकिंग सोडा का सूत्र बताना। इनमें से क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने के लिए है इंपॉर्टेंट, ये सब VBI है, ये सब याद रखने का चीज है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, NaHCO3। 18 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी धातु सार्वत्रिक तन्य है? तो सोना, लोहा, तांबा, जस्ता। इनमें से सबसे सर्वाधिक जो तन्य होती है वो क्या होती है? लोहा। 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक की तार बनाई जा सकती है सोना का। पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं। पारा को और एक अन्य धातु के मिश्र धातु जो होती है तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग मिलाया जाता है, जिसको बोलते हैं अमलगम। 20 नंबर सवाल है, कार्बन की संयोजकता बताइए। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है। पहली कक्षा में कितना होती है? 2। अंतिम कक्षा में कितना? 4। तो इसकी संयोजकता कितना होगी? 4। अगला है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाता है? एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाता है? गैस बताना है। तो हाइड्रोजन गैस निर्माण करता है। विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित होते हैं। कवकों पर, शैवाल पर, हरी सोपोसी पौधों पर और मिट्टी पर। इनमें से किस पर बताइए? तो ये शैवालों की हरे सोपोसी पौधों किस पे होती है? हरे सोपोसी पौधों पर निर्भर करती है। पित्तरस का स्वान या श्रवण कहाँ से निकलता है? पित्तरस कहाँ से निकलता है? स्वान या श्रवण श्रावित होती है। पित्तरस कहाँ से श्रावित होती है? तो यह यकृत से होती है। कहाँ से होती है? यकृत से। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 8, 1 या 4। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चेंबर होते हैं हार्ट में। मानव में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में जो वृद्धि और चतुराई का जो केंद्र होता है उसको कहते हैं, जिसमें दिमाग रहता है, जिसका होता है सेरिब्रम बोलते हैं इसको। क्या होता है हम लोग? सेरिब्रम। अगला सवाल है, घेंगा रोग पनपता है या घेंगा रोग होता है, उसका कारण क्या है? तो घेंगा रोग होने का कारण है क्या? चीनी की कमी, मोटापा, रक्त की कमी या आयोडीन की कमी। तो इसमें से इसका जो आंसर है वो होता है डी, आयोडीन की कमी। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय में, फिलिपिन नली के गर्भाशय तक कहीं भी या योनि में बताना है। तो मादा में निषेचन फैलोपियन नली में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। 28 नंबर, मुगलन द्वारा अलैंगिक जन्म होता है। इनमें से किसमें? अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम या लेशमानिया किसमें होती है? तो मुगलन द्वारा होती है ईस्ट में। किसका प्रभाव पड़ता है? किसी जीव के विशेषक पर किस पर प्रभाव पड़ता है? किसका प्रभाव पड़ता है? विशेषक या उसकी प्रकृति या उसके विभिन्नता पर। इसका है केवल पैतृक डीएनए, केवल मातृक डीएनए, ये दोनों, पैतृक और मातृक डीएनए दोनों। इसका जो आंसर है वो सी है। अंतिम सवाल है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक। क्या कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता? तो इसमें हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता को हम लोग कहते हैं शाकाहारी। ये रहा 30 सवाल का सीरीज। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए। इसी तरह से हम सीरीज लाते रहेंगे और आप अपना 30 नंबर पक्का कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।